हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। स्टार्टिंग है हमारी चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, उसमें हम बोलेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि रासायनिक चेंजेस में होता क्या है, जैसे हम नॉर्मली रासायनिक चेंज में देखते हैं कि अंगूर का किण्वन हुआ या भोजन को पकाया हमने, तो वहाँ पर रासायनिक चेंज हुआ। हमारे शरीर भोजन को जो पाचन होता है हमारे शरीर में, वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। वहीं से दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे के तापमान वो भी कन्वर्ट होता है, या दूध से दही का बनना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जहाँ पर भी कोई भी प्रकार का जलने या पकने की प्रक्रिया होगी, वहाँ हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर हम देखें तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या क्या है, तो यहाँ पर मेनली देखिए पॉइंट्स दिए हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस होंगे। अवस्था में परिवर्तन होगी, यानी स्टेट चेंज होगा। रंग में परिवर्तन होगा। गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन होगा। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे ऐसे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे हमारे चारों ओर विविध प्रकार की क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो जैसे कि एक हम यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करें, उसको जलाएं, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। जो राख मिलेगी वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको अगर हमें लिखना हो शॉर्ट में, तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट करके लिखते हैं, लैंग्वेज में लंबे फॉर्म में ना लिखकर हम उसको सूत्र के रूप में जब डिनोट करते हैं, तो वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो अभिकारक हैं। जो फाइनल हमें मिला जलने के बाद, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो कि क्या कहलाएगा, उत्पाद। इसी प्रकार का एक और रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है कि अगर हम जिंक को तनुसल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता यानी दानेदार जिंक को अगर हम उसमें तनुसल्फ्यूरिक एसिड में डुबा दिया जाए, तो उसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें कि रासायनिक समीकरण जो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो इसको क्या दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण को जब हम साइंस में लिखते हैं, तो मैग्नीशियम इस तरह से ना लिखकर हम मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, और जो हमें फाइनल उत्पाद मिल रहा है उसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बन गया MgO। ये जो समीकरण है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये अभिकारक में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर साइड उत्पाद में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु हैं। ये यहाँ पर जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग ये हमारा समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो हमें जानना होगा कि हमें समीकरण को संतुलित क्यों करना है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पर वो क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या रहता है, अगर हम देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो जब जैसे कि जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये एक रासायनिक समीकरण है। अब हमें देखना है कि क्या इसमें हमारे जो अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं, क्या वो सेम क्वांटिटी में है, क्या वो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें उन्हें बैलेंस करना होगा। जैसे कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को एक साइड हम लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे, और उत्पाद में परमाणु की संख्या को लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या जो, जैसे कि ऊपर की रिएक्शन में जिंक क्या है, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे सल्फ़र की 1 है, इधर भी सल्फ़र की 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारी बैलेंस समीकरण है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक और रिएक्शन देखें, तो वहाँ पे ये है आयरन, और जल से क्रिया करके बना रहा है Fe3O4 + H2। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आयरन के 3 परमाणु हैं, जबकि इधर 1 है। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा
चाहे वो अभिकारक में चाहे उत्पाद में परमाणु की संख्या कौन से तत्व में दिख रही है। तो सबसे पहले हमने उसको एक चार्ट बना लिया, उसके बाद देखा कि कौन से सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर Fe3 है, इस साइड 3 था, तो हमें देखना है कि आयरन के ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के 4 है, तो ऑक्सीजन के इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर 4 है तो इधर 1 है। तो अगर ऑक्सीजन के यहाँ पर H2O के आगे हम 4 से गुणा कर दें तो हमारे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो हाइड्रोजन को देखिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमने 4 से गुणा कर दिया, तो अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हमें यहाँ पर भी 4 से हाइड्रोजन में गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब हम देखते हैं कि आयरन के 3 परमाणु इधर हैं, जबकि इधर कोई नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, आयरन के परमाणु को बैलेंस करना होगा। तो हम आयरन के 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। 3Fe + 4H2 Fe3O4 + 4H2। ये हमारा समीकरण को संतुलित करने की जो ये मेथड हमने फॉलो किया, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और जब बिना संतुलित हुई ये समीकरण हमारे पास था, तो ये जो समीकरण था यहाँ पर, ये समीकरण था, इसको बोलते हैं ढांचा समीकरण, या इसी को स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, अरे है ना। तो फिर अब आता है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी कभी कभी हम लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे किसी भी आयरन के बगल में S लिखा है, S क्या डिनोट कर रहा है, सॉलिड स्टेट को। वहीं जहाँ पर G लिखा हुआ है, G गैसियस फॉर्म को डिनोट कर रहा है। उसके अलावा अगर कहीं पे AQ लिखा हुआ होगा तो वो इसका मतलब है कि वो जलीय रूप में घुली अवस्था में है। वहीं L जो है वो लिक्विड फॉर्म को डिनोट करता है। अगर जल में घोल के रूप में घुला हुआ था तो उसको AQ लिखते हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शंस में हम अभिकारकों को उनके तीर के ऊपर भी दिखाया जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर को दिखाना होगा तो हम अब यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर उसको लिखकर डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, उसका समीकरण दिया गया है, इसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पर तीर के निशान के ऊपर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस को डिनोट किया गया है। अब हमें जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। तो उन्हीं अभिकारक और उत्पाद, क्या कोई 2 अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, या अभिकारक में कोई तत्व किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है, इस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार हो गया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में नाम से ही लग रहा है कि कोई 2 चीज़ें संयोग करके एक हमारे पास क्या मिलेगा, हमको उत्पाद मिलेगा। तो जैसे कि जब कोई, हम इसमें कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर से हमें क्या करेंगे, एक प्रकार का उत्पाद देंगे। जैसे यहाँ पर है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, यहाँ पर है देखिए इसकी डिफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा रिलीज हो रही है तो हम उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और जब ऊष्मा अवशोषित हो रही होगी तो हम बोलेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना मिलता है। ये दोनों अभिकारक हैं जो कि रिएक्ट करके हमें सिंगल उत्पाद दे रहे हैं, जो कि बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, लेकिन ये है कौन सी रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अब आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, इसकी बुझा हुआ चूना का, इसका हम पेंट करते हैं दीवारों पर। तो जब हम इसको सफ़ेदी को पेंट किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि सफ़ेदी करने, अगर हमने नॉर्मल पेंट को चूने से पोता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है और उसमें और जल बनता है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है, यही सूत्र संगमरमर का होता है। तो जब हम चूने से पुताई करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक पतली कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है दीवारों पर, जिससे कि चमक आ जाती है दीवारों पर। अब आता है कि कोयले का दहन अगर हम करेंगे तो कार्बन है कोयला और ऑक्सीजन
दहन कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो बनेगा क्या, CO2। ये भी क्या है, एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया है। वैसे ही H2 और O2 मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, CH4O2, CO2, H2O और ऊर्जा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं तो वहाँ से एक प्रकार की गैस निकल रही है। तो फेरस सल्फेट का अगर क्रिस्टल को हमने गर्म किया, ऊष्मा दी, तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभिकारक सिंगल है और उसी को हीट करने से हमें कई सारे उत्पाद मिल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, टूट रहा है। वियोजन अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक चीज़ टूटकर कई टुकड़ों में बटेगा या अपघटित होगा। अपघटन का भी यही मतलब है कि टुकड़ों में टूटेगा। तो जब ये एक सिंगल अभिकारक कई सारे उत्पादों में ब्रेक हो गया, ऊष्मा की प्रेजेंस में या हम कह दें कि विद्युत ऊर्जा के प्रेजेंस में या प्रकाश के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये फेरस सल्फेट के जल के अणु थे उसके साथ में, जब उसको गर्म किया गया तो वो जल के अणु त्याग देगा और इन सारे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो CaO और CO2 बनाता है। तो ये भी एक प्रकार की वियोजन रिएक्शन है। ठीक है। अब आता है कि लेड नाइट्रेट है, अगर उसको हम ताप दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। अब ऐसे आता है कि अगर हम विद्युत ऊर्जा के प्रेजेंस में भी देखें तो वहाँ पर भी वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने जल लिया, अब जल में हम 2 इलेक्ट्रोड लिए, उसको हमने बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम विद्युत धारा, उसके ऊपर हमने 2 परख नलियाँ रख दी इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब वहाँ पर जब है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो चूँकि जल जो प्योर जल होता है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा जल में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। अब हमारे करंट का फ्लो आसानी से हो सकेगा। अब इलेक्ट्रोड में यहाँ पर जो जल है वो H2 और O2 में ब्रेक होगा और H2 यहाँ पर देखेंगे तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस, एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो वो उसके तरफ जाएगा। ऑक्सीजन जो है कम है और हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि H2O के फॉर्मूला में हाइड्रोजन 2 गुना होता है जबकि ऑक्सीजन 1 गुना। तो ये था हमारा कि विद्युत धारा की प्रेजेंस में भी वियोजन अभिक्रिया हुई, जिसमें जल किस में ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर आता है कि अगर हम प्रकाश देते हैं तब भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे कि AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो कि ग्रे धूसर रंग का होता है, वो किस कलर का क्या बन जाता है, सिल्वर बन जाता है। अब आता है हमारे पास एक विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व उसके यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक से उसको विस्थापित करके खुद उसकी प्लेस ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दी हुई है आयरन और कॉपर सल्फेट। आयरन, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और आयरन की कील ली हुई है, उसको डुबाया है। तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला कलर का होता है, जब हम उसको में आयरन की कील डाल के लटका देते हैं तो आयरन क्या है, Fe। तो आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले रहा है। देखिए FeSO4 बना रहा है, तो ये आयरन सल्फेट बन जा रहा है, इसलिए इसका कलर जो है वो लाइट कलर का हो गया। और कॉपर रिलीज़ होती है, इसलिए जब हम देखते हैं यहाँ पे जो लोहे की कील है वो ब्राउन कलर की बन जाएगी। यहाँ पर उस पे जो ये कॉपर जो उसने विस्थापित किया था आयरन ने, तो वो कॉपर इसी कील पर जमा हो जाएगा।
इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। तो इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे के लवर से उसको विस्थापित करके खुद अपना उसका स्थान ले लेता है। दूसरे यौगिक से उसका विस्थापन करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। अब आता है जैसे कि जिंक, लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं तो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा होगा। तो जैसे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का हमने देखा कि अगर हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को की रिएक्शन कराते हैं और तो वहाँ पे बेरियम सल्फेट मिलता है जो कि वाइट कलर का NaCl के विलयन में घुला रहेगा। तो जब हम देखेंगे कि श्वेत कलर का एक हमको अवक्षेप मिलता है तो इसको बोल जाते हैं अवक्षेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेट अविलय। ये जो घुला हुआ नहीं रहेगा, बाकी ये सब जलीय विलयन है। तो बेरियम ने देखिए तो बेरियम ने किसकी जगह ले ली? सोडियम आयन को विस्थापित कर दिया और वहीं पे सोडियम को देखे तो वो बेरियम की जगह चला गया। तो इसमें क्या हुआ? आयनों का विस्थापन हुआ। जहाँ पर चेंज ऑफ आयन होंगे वहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह एक होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉपर है, कॉपर चूड़ को जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ? वो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, है ना। तो जब हमने कॉपर में क्या हो गया? ऑक्सीजन का ऐड हो गया। जहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होगा तो हम बोलेंगे वहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई, यानी उपचयन हो गया। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, यहाँ पर देखिए जब हम इसी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वहाँ पर भी कॉपर और H2O बनाता है। तो कॉपर फिर से हमको मिल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हट गया, तो यहाँ पर कॉपर मिल गया। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी किसी अभिक्रिया में, ह्रास होगा, तो हम कहेंगे कि वहाँ उसका अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो जब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और किसी एक पदार्थ का कोई एक पदार्थ ऑक्सीडाइज हुआ हो और दूसरा रिडक्ट हुआ है या रिडक्शन हुआ है या अपचयन हुआ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन में अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। अब आता है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो ये जो रिडक्शन अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने क्या नेचुरल अपने डेली लाइफ में देखा है? तो हमने देखा है, लोहे पर जंग लगते देखा है। तो आयरन जो है वो नमी से रिएक्ट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? वहाँ पर आयरन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो वो उसको हम कहते हैं कि उस पर क्या हो गई? जंग लग गई या उसका संक्षारण हो गया। इसी प्रकार संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि उनके ऊपर भी परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर हमें भूरे रंग की परत दिखाई देती है, चांदी के ऊपर हमें काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना भी क्या है? संक्षारण के ही अन्य उदाहरण है। विकृत गंधिता या है ना, ये जो है विकृत गंधिता यानी कि गंध का क्या हो जाना? विकृत हो जाना। इसमें क्या होगा कि हमारे कोई भी पदार्थ जो है खाने पीने का, वो क्या हो जाएगा? उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, है ना, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो इसको विकृत गंधिता को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो जब कोई वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसका स्वाद या गंध कैसा हो जाता है? कुछ चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। वो जो पदार्थ है, ये जो वसा है, वो किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले, वहाँ पर क्या हो जाता है? वो उपचयन हो जाता है। वसा युक्त खाद्य सामग्री क्या होती है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। तो इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? हम एयर टाइट कंटेनर में बंद करते हैं बहुत सी चीज़ों को, लंबे टाइम तक चलाना है, सूखी चीज़ है तो। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे चिप्स आता है,
तो चिप्स भी जल्दी ख़राब ना हो तो उसको हम वहाँ पर ऑक्सीजन हटाकर उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है, जिससे कि चिप्स में का ना हो उपचयन ना हो और वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसमें अब मेन है कि आपने क्या सीखा, ये जो पिंक पॉइंट बॉक्स में जो पॉइंट्स दिए हैं इनको पढ़ लेना है। उसके अलावा अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे कि पहला ये दिख रहा है PbO+C जो हमें उत्पाद मिल रहा है लेड और CO2। तो यहाँ पर देखिए लेड में ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ पर लेड में ऑक्सीजन कम हुआ है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो जब लेड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ये तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, C ऑप्शन। लेड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि C और D। लेड ऑक्साइड नहीं, सॉरी, ये लेड अपचयित हो रहा है पहला। A और C हमारे करेक्ट हो जाएंगे, A एंड C दूसरे नंबर का। इसी तरह के और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए रिवाइज करिए, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर इस अभ्यास प्रश्न को करिए। बाय बाय, टेक केयर।